सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएस यूनिट 1 जो है, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसका हम वन शॉर्ट वीडियो इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है पूरा वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इसमें आपका पूरा यूनिट 1 जो है कंप्लीट कवर किया जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम होगा कि अगर हम सिर्फ एक लेक्चर को अगर लेने बैठे ना तो कम से कम 6 लेक्चर लेना पड़ेगा, 6 घंटे कम से कम क्लास होगा, तब जाके आपका ये यूनिट 1 कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्रैश कोर्स की तरह हम इसको देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको ओवरव्यू सब कुछ मालूम चल जाए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके लिए प्रिपेयर भी कर सकें। ठीक है, तो वैसे ही करके हम एक एक पॉइंट करके नोटिस करेंगे, आज एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की। आपने सिलेबस आई थिंक देख लिया होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूनिट 1 का सिलेबस है। ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 1 का सिलेबस है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, प्रोसेसर हो गया, वेयर द प्रोग्राम इज स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, कंपाइलर्स पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप स्टेप टू स्टेप लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें न्यूमेरिकल और जो है आपको लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसा आपको एल्गोरिथम लिखना है वो समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो नोटिस किया गया है यहाँ पे, जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। कैसे एल्गोरिथम को लिखेंगे, कैसे अपने एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू, सूडो कोड के थ्रू। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये चीज हम आज देखेंगे इस वीडियो में ही। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे दिया कि फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम, यानी मानिए हम कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो एल्गोरिथम लिखने से लेकर के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक हर एक स्टेप को भी हमें इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जो कि फोर्थ पॉइंट बता रहा है हमें फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम। इसमें हमें क्या होगा? सोर्स कोड होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, इसके साथ होगा यहाँ पे टाइप कास्टिंग है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, स्टैटिक डायनेमिक लोकेशन है। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्टोरेज क्लासेस मिलेंगी। ऐसे जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 7 मार्क्स में आपको इसी में से आए हैं। आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम में टोटल जो है कुछ 7 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कुछ 2 मार्क्स से, कुछ 3 मार्क्स से, कुछ 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अच्छे से समझेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि जो रिपीटेडली मतलब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे है सबसे पहला हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। अब ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम। वो कंप्यूटर जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 और 1, जो भी 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटेशनल टास्क भी करते हैं। वो कंप्यूटर जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, जो कि 0 और 1, और उसके साथ ही बहुत सारा कंप्यूटेशनल टास्क भी करते हैं। मानिए कि ये हमारा एक कंप्यूटर है, तो अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा सिस्टम क्या समझता है? हमारा सिस्टम समझता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स में हमारा कंप्यूटर समझता है। तो कुछ ऐसा हमें प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में कि जिससे हम जो भी हम बोलना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर को, जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर उसको समझ जाए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझेंगे पूरा सब एक चीज। ठीक है, तो यहाँ पे है। उसके बाद आपका है कि मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जो भी आपको पूछा था कई बार कि आप एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जैसे कि इनपुट क्या होती है, ये स्टोरेज यूनिट क्या होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ये सब चीजें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या होती हैं, इनपुट क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट क्या होती है, ये सीपीयू क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना होगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? तो
इनपुट डिवाइस आर यूजली अ कीबोर्ड वेयर प्रोग्राम एंड द डेटा आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। यानी कि वो डिवाइसेज जिसके थ्रू हम कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ डेटा अपने सिस्टम में एंटर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज होते कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो एक टच स्क्रीन, मानिए कि आपका मोबाइल टच स्क्रीन है, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप इनपुट देते हो अपने सिस्टम को। आपका माउस जो है वो इनपुट डिवाइस, मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, ये जो पेन है ये भी मेरा एक इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ऑडियो इनपुट है, जैसे मान लीजिए मैं माइक में बोल रहा हूँ तो ये माइक भी एक इनपुट डिवाइस हो गया सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इनपुट डिवाइस की। इसके बाद है सीपीयू। अब ये सीपीयू क्या होती है, सीपीयू होती है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब ये होता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन सच एज अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, कंपैरिजन अमॉन्ग डेटा एंड मूवमेंट ऑफ द डेटा इनसाइड द सिस्टम। यानी कि सीपीयू क्या होती है, सीपीयू बेसिकली होता है, सीपीयू जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने सिस्टम को, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उसको रन करने के लिए जो काम करता है वो करता है हमारा सीपीयू। बेसिकली वो जो है हमारा ब्रेन होता है सिस्टम का। ठीक है, जो भी हम उसको देते हैं, जो भी मानिए हमने कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन से करवाया, मानिए हमने वो उसको बोला कि 2+2 करो, तो 2+2 करेगा ना, तो इसी को बोलेंगे हम क्या, इसी को बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारा सीपीयू। ठीक है, और आजकल के कंप्यूटर में देखें तो एक से ज्यादा भी सीपीयू हो सकते हैं। पहले क्या था, पहले एक कंप्यूटर में एक सीपीयू होते थे, लेकिन अब जो है एक कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयू भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधे पूछ लेते हैं 2 नंबर में कि व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो इसका है कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, यानी कि जो मेन मेमोरी इसको भी हम बोल देते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको हम मेन मेमोरी ही बोल देते हैं। इट इज अ प्लेस वेयर द प्रोग्राम्स एंड द डेटा स्टोर टेम्पोररी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। यानी जब हमारा प्रोसेसिंग हो रहा होता है ना, उस टाइम पे टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, प्राइमरी स्टोरेज का। मानिए हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए हमारा डेटा स्टोर होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। जिस जगह पे हमारा डेटा स्टोर होता है कुछ समय के लिए, प्राइमरी टेम्पोररी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि द डेटा इन प्राइमरी स्टोरेज इज इरेज्ड व्हेन वी टर्न ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं ना, जैसे अपना कंप्यूटर हम ऑफ करेंगे उसके साथ ही क्या होगा कि हमारा जो भी प्राइमरी स्टोरेज में डेटा है वो इरेज हो जाएगा, यानी वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 पॉइंट। अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस। अभी आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस होता है द आउटपुट डिवाइस आर यूजुअली अ मॉनिटर और अ प्रिंटर टू शो आउटपुट। मानिए हमें कुछ आउटपुट दिखाना है, हमने मानिए कि हमने बोला 2+2, तो 2+2 या तो हमें दिखाएगा या तो हमें प्रिंट करके देगा, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेज। जो इसमें क्या होते हैं, मानिए हमारा जो मॉनिटर है ना वो हमारे लिए आउटपुट डिवाइस हो गया, हमारा जो प्रिंटर है वो हमारे लिए आउटपुट डिवाइस हो गया। क्यों, क्योंकि मॉनिटर जो है हमें प्रिंट करके हार्ड कॉपी दे देता है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो डिवाइसेज हमारे लिए शो करते हैं या फिर हमें प्रिंट आउट करके देती हैं उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, इट इज आउटपुट इफ आउटपुट इज द शो ऑन द मॉनिटर इट इज अ सॉफ्ट कॉपी एंड इफ द आउटपुट इज टू बी प्रिंटेड बाय द प्रिंटर इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। यानी कि अगर हम अपने सिस्टम पे उसको देख रहे हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, समझ गए क्या होती है आउटपुट डिवाइसेज। अगला है हमारा एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमने एक पिछला कौन सा पढ़ा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ा, ये है हमारा सेकंड, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या है, इट इज यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसका हम यूज करते हैं दोनों के लिए, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर द प्रोग्राम एंड द डेटा स्टोर्ड परमानेंटली। यानी कि प्राइमरी स्टोरेज में क्या हो रहा था कि हमारा डेटा कुछ समय के लिए स्टोर हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होती है, यानी जो हमारा एक्सिलरी स्टोरेज है उसमें क्या होता है, डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। जब तक हम उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करें तब तक हमारा डेटा उसमें स्टोर्ड रहता है। ठीक है,
और उसको जब ही हमारा मन करे तब उसको इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टोरेज को हम बोलते हैं हमारा मेन मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मानिए ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइमरी में क्या होता है, कुछ समय के लिए टेम्पोररी हमारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है, तो एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे एक बार ना, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइमरी स्टोरेज के अंदर में, प्राइमरी जो मेमोरी है उसके अंदर के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या पूछा जाता है। इसके साथ ये रोम के जो क्लासिफिकेशन है ना, तीन जो चीजें हैं रोम के, जैसे पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, इसका क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इनको देखते हैं। चलिए यहां पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है, हमने उसका डेफिनेशन तो देख लिया कि क्या होती है प्राइमरी मेमोरी और क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर रखे हैं जिसके बेस पे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर हमारा कौन सा है? पहला फैक्टर है इसका स्टोरेज वैलिडिटी का। ठीक है, स्टोरेज वैलिडिटी का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी एंड स्टोर डेटा टेम्पोररी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा जो है टेम्पोररी स्टोर होता है, उसका मेन मेमोरी ही बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी एंड स्टोर डेटा परमानेंटली, यानी कि इसमें जो डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा है ना डिफरेंस का, आप ऐसे ही करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, अलग अलग फैक्टर लीजिए, तब उस पर आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीका है डिफरेंशिएशन दिखाने का, डिफरेंस दिखाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सेस। तो द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली, किस चीज को? प्राइमरी मेमोरी के जो है हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी, द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटा, यानी कि सीपीयू जो है हमारे सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बात करें यहाँ पे वोलेटिलिटी की। अब ये वोलेटिलिटी क्या होती है कि डेटा जो है हमारा कब तक उसमें रहता है वो चीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइमरी मेमोरी में अगर डेटा रखते हैं तो जैसे हमारा सिस्टम ऑफ होता है ना, उसके साथ ही डेटा उसमें से लूज हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है तो उसमें से हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। अभी जबकि हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जाएगा ना, फिर भी हमारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में से लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, इट लूजेस द डेटा इन केस ऑफ पावर आउटेज, यानी जैसे हमारा सिस्टम ऑफ होगा वैसे ही उसका डेटा जो है वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे इट इज नॉट वोलेटाइल, डेटा इज स्टोर्ड इवन द पावर इज फेल्योर, यानी कि हमारा पावर फेल्योर हुआ था फिर भी हमारा डेटा इसमें स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पे डेटा कौन से में कहाँ पे डेटा रहता है। ठीक है, तो अगर बात करें प्राइमरी स्टोरेज की तो यहाँ पे आप देखेंगे ना प्राइमरी मेमोरी में कि डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड कॉस्टली सेमीकंडक्टर चिप, यानी कि महंगे महंगे सेमीकंडक्टर चिप के अंदर में जो है प्राइमरी मेमोरी का डेटा रहता है। ठीक है, लेकिन बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो इसका क्या होगा, डेटा इज स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया, हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, ऐसे। ठीक है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरह। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे डिवीजन की तो डिवीजन अगर देखें तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सेकेंडरी मेमोरी की तो इसमें इसका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो है अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एक्सेट्रा, ये जो है हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड जो है फास्टर होता है हमारा किसमें, प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि उसको एक्सेस अलग से नहीं करना पड़ता, डेटा उसमें स्टोर रहता है। और इसमें बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो इसमें जो डेटा स्लोअर होता है एक्सेस करना। ठीक है, डेटा स्टोर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इट सेव्स द डेटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग, यानी जो भी हमारा कंप्यूटर करंटली यूज कर रहा होता है वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो यहाँ पे इट कैन सेव वेरियस टाइप ऑफ डेटा इन वेरियस फॉर्मेट एंड ह्यूज साइज, यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट में और बहुत बड़े बड़े साइज में जो है डेटा स्टोर कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है,
तो ये हमारा डिफरेंस हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच। मैंने आपसे बताया था ना कि कई बार क्वेश्चन पूछा था कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो हम एक बार ये डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंस रैम और रोम के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें रैम की, तो यहाँ पे क्या होती है कि इसमें डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है उसमें डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है, और सेकेंडरी में क्या होती है, डेटा जो है प्राइमरी स्टोर होता है। लेकिन प्राइमरी के अंदर में जो दो पार्ट है ना, रैम और रोम, तो रैम में जो डेटा है वो प्राइमरी स्टोर होता है टेम्पोररी, और जो रोम है उसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है रैम के अंदर वो टेम्पोररी स्टोर होता है, लेकिन अगर बात करें रोम की तो यहाँ पे डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है उसमें। ठीक है, अगर बात करें रैम की तो यहाँ पे जो डेटा है वो एमबी में स्टोर होता है, यानी कि मेगाबाइट में। लेकिन अगर बात करें हम रोम की तो यहाँ पे जो डेटा है वो जीबी में स्टोर होता है, यानी कि गीगाबाइट में। जो रैम है हमारा वोल्टाइल होता है, और रोम जो है नॉन वोल्टाइल होता है, यानी कि जो डेटा, मानिए हमारा सिस्टम ऑफ हो गया तो हमारा डेटा जो है रैम से डिलीट हो जाएगा, लेकिन रोम से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे तो नॉर्मल ऑपरेशन हम कर सकते हैं रैम के ऊपर, इसका यूज करते हैं हम रैम का नॉर्मल ऑपरेशन पे। ठीक है, और रोम का यूज करते हैं हम सेटअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो भी कंप्यूटर का प्रोसेस सेट करते हैं उसमें यूज करते हैं हम रोम का। ठीक है, और राइटिंग डेटा इज फास्टर इन रैम, यानी कि अगर बात करें डेटा लिखने के लिए तो डेटा जो है हम रैम में फास्टर लिख सकते हैं, जबकि हम रोम में जो है स्लोअर लिखते हैं। जो डेटा लिखने की प्रक्रिया है उसमें जो है हमारा रैम फास्टर है और रोम जो है स्लोअर है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हो गया हमारा रैम और रोम का। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंस पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। मैंने आपको बताया था कि जो रैम है, सॉरी जो रोम है उसके तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, तो हम एक एक करके उनका भी डिफरेंस देखते हैं, क्या होती है पी रोम, ईपी रोम क्या होता है, डबल ईपी रोम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी रोम देखें, इसका यूज क्या होता है। अगर सबसे पहले हम पी रोम की देखें ना, पी रोम क्या होती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वैसा रोम डेट कैन मॉडिफाई ओनली वंस बाय द यूजर, यानी कि ऐसा रोम जो कि यूजर के द्वारा सिर्फ एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं पी रोम। ठीक है, अब देखिए अगर ईपी रोम की बात करें तो ये क्या है, ए प्रोग्रामेबल रोम डेट कैन बी इरेज्ड और रीयूज्ड, यानी कि ऐसा रोम जो कि जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ईपी रोम। ठीक है, और डबल ईपी रोम की बात करें तो यहाँ पे होता है, ये होता है हमारा यूजर मॉडिफिकेबल रोम, यानी कि ऐसा रोम जो कि यूजर मॉडिफिकेबल हो, जिसमें यूजर चेंजेस कर सकता है, एंड दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, जिसको हम इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, किसके थ्रू, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वोल्टेज के द्वारा, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के द्वारा जो है हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम का। अब इनका फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होता है हमारा पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आपको याद कर लेंगे। ठीक है, बात करें ईपी रोम का तो ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम की क्या होगा फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि मैंने आपको बताया कि डबल ईपी रोम में क्या होता है, हम डेटा को किसके थ्रू डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, उसको हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के द्वारा। तो वैसे ही आपको उसका डिफरेंस भी जो ना, इसको आपको फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा कैसे, जो अगर पी रोम है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो ईपी रोम है उसका मतलब हो गया कि ये जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेजेबल, मैंने बताया था कि पी रोम जो है सिर्फ एक बार एडिटेबल होता है, लेकिन जो ईपी रोम है उसको मल्टीपल टाइम अपडेट कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और बात करें डबल ईपी रोम की तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट के द्वारा इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसको कौन डेवलप किया था और किसने डेवलप किया था, इसको जो है वेंट सिंह क्राउन ने इसको डेवलप किया था 1956 में। ठीक है, अगर बात करें हम ईपी रोम की तो इसको डेवलप किया था 1971 में डेव फॉरमैन ने।
और अगर हम बात करें डबल ईपीरोम की, तो इसको किया गया था डेवलप 1978 में, जिसको किया था जॉर्जे पॉरलेग्स ने, ठीक है, इसको 1978 में किया था। अब जो है यहाँ पे जो पीरोम है, यहाँ पे आप देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रोग्रामेबल ओनली वंस, मैंने बताया ना कि इसको सिर्फ एक बार हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब बात करें हम ईपीरोम की, तो यहाँ पे कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसको जो है हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और डबल ईपीरोम की बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम का। इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार जो है 3 नंबर से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैशे मेमोरी। अब ये कैशे मेमोरी क्या होती है, आपको ध्यान में होगा कि कई बार क्या होते हैं ना, आप जो डेटा, कई बार आप ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपसे एक परमिशन पूछता है कि कैन वी स्टोर डेटा इन कैशे, ऐसा कुछ आपसे कई बार परमिशन मांगता है। तो बेसिकली कैसे होता क्या है, कैसे होता है बेसिकली ये कि मानिए कि आपको मैं बोलूं कि आपको जाना है पटना, आपको अपने घर से जाना है पटना, और पटना जाके आपको जाना है पर्टिकुलर एड्रेस पे, और वहां से जाकर उसकी जो वैल्यू है वो आपको लेके आनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैसे बेसिकली क्या करता है, वो जब जाता है ना, पहली बार जब मान लेते हैं गया, वो जब गया उसका वैल्यू जो लेके आया, वो उसके बाद क्या करता है, अपने पास एक मेमोरी बनाता है और उसमें उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है। उसका एड्रेस ये है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर एड्रेस और वैल्यू के साथ उसको स्टोर कर लेता है अपने पास। उसके बाद मानते हैं कि कभी ऐसा होता है कि वो दोबारा बोलता है कि जाओ फिर पटना, उस एड्रेस पे जाकर वैल्यू सेम लेके आओ। तो क्या करेगा, दोबारा पटना थोड़ी जाएगा, वो क्या करेगा, दोबारा जाएगा सेम एड्रेस पे अपने कैशे मेमोरी के अंदर में, वहीं से सीधे रिटर्न कर लेगा। दोबारा क्यों जाएगा वो उतना, इसी को बोलते हैं हम कैशे मेमोरी। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो कैशे मेमोरी ऑल्सो नोन एज सीपीयू मेमोरी, इसको हम सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इज हाई स्पीड मेमोरी दैट अ सीपीयू कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन बी एक्सेस रेगुलरली थ्रू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू एक्सेस करते हैं ना, उससे फास्टर इससे एक्सेस होता है हमारा, किससे, कैशे मेमोरी से। क्यों, यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है कि द मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू चिप, यानी सीपीयू चिप के इसके अंदर इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। द पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी इज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, यानी जो भी प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है और डेटा है, उसको हम क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज करने के लिए, जो भी हमारा काम मल्टीपल टाइम एक ही चीज रिपीट हो रहा है ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देकर समझिए कि मान लीजिए हमारा सीपीयू है, सीपीयू ने हमारे बोला कि जाओ इस मेमोरी में और जाओ इस मेमोरी में और सीपीयू में से जाओ इस मेमोरी में, और हमारा जो एफ वाला है उस एड्रेस पे जो भी हमारा डेटा है उसको लेके आओ। ये फर्स्ट टाइम गया और लाके अपने कैशे में स्टोर कर लिया और इसको रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। अगली बार क्या होगा, जब दोबारा बोलेगा ना सेम एड्रेस पे जाने के लिए, वो क्या करेगा, दोबारा यहाँ नहीं जाएगा, वो सीधे आएगा यहाँ और यहीं से रिटर्न कर देगा। क्यों जाना उसको दोबारा, इसलिए फास्टर होता है हमारे रैम के कंपेरिजन में, क्योंकि रैम क्या करता है, हर बार जाता है और वैल्यू लेके आता है। लेकिन जो हमारा कैसे है, कैसे मेमोरी क्या करता है, ये अपने पास डेटा को स्टोर कर लेता है और वहीं से रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा कैसे मेमोरी का क्या होती है। अगला क्वेश्चन, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसका डिफिनेशन देखें तो क्या होता है डिफिनेशन इसका, डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा, यानी ये डेटा टाइप उस टाइप का डेटा है दैट आर गोइंग टू एक्सेस विद इन द प्रोग्राम। मानिए हमें कोई भी डेटा को स्टोर करना है, कोई भी डेटा को एक्सेस करना है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक डेटा टाइप चाहिए होगा, ठीक है। तो यही होता है डेटा टाइप, कि एक पर्टिकुलर टाइप जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे या फिर एक्सेस करेंगे। मानिए कि हमें कुछ सामान स्टोर करना है, ठीक है, मानिए हमें तेल रखना है, ऑयल, तो उसको हम किसी पर्टिकुलर कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। मानिए हमें रखना है चावल, हम उसको अलग कंटेनर में रखेंगे। ऐसे ही हर एक चीज के लिए हम हमारे पास अलग अलग कंटेनर है। वैसे ही वो कंटेनर जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को रखते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, यानी किस टाइप के डेटा को हम स्टोर करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। उसके साथ किया है क्या है कि इस डेटा टाइप में हैव प्री डिफाइंड मेमोरी रिक्वायरमेंट, यानी हर एक डेटा टाइप का एक अपना प्री रिक्वायरमेंट डेटा टाइप, प्री रिक्वायरमेंट मेमोरी, प्री जो है प्री डिफाइंड मेमोरी रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो इसका स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन भी प्री डिफाइंड हो सकता है।
अब ये डेटा टाइप होते कितने तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके का होता है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप, ठीक है, जिसमें आता है हमारा इंट, कैर, फ्लोट और डबल। ये चार ऐसे डेटा टाइप हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप, ठीक है। सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें इसके अंदर में आता है एरे, पॉइंटर्स, एरे हो गया, पॉइंटर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए और यूनियंस हो गए। ये जो आते हैं ये आते हैं हमारे किसके अंदर में, डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप की क्या होता है डेटा टाइप, आप इसको समझ गए होंगे। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक चीज और देख लेना है कि हमारा जो इंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो हमारा पास ये कैर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका साइज क्या होती है, ये सारी चीजें भी आप साथ में देख लेंगे, ठीक है। हमारा जो अगला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज क्लासेज, इसको बोलते हैं स्टोरेज क्लासेज। अब स्टोरेज क्लासेज क्या होती हैं बेसिकली, तो सी प्रोग्राम के अंदर में हम स्टोरेज क्लासेज उसको बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं, बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है हमारे फीचर्स को, किस चीज के फीचर को, वेरिएबल को और फंक्शंस के। जो भी हमारे वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं उसके फीचर्स को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस को बोलते हैं जो कि हमारे जो भी हमारे वेरिएबल और फंक्शन के फीचर को डिस्क्राइब करता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बेसिकली स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। और इसके साथ ही ये फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दीज फीचर्स बेसिकली इंक्लूड्स द स्कोप, वैलिडिटी, लाइफ टाइम विच हेल्प टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मानिए मैं कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम लिखा हूँ, ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल उसमें, चाहे कौन सा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एक्सेसिबल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। हमने कोई वेरिएबल बनाया या कोई फंक्शन बनाया तो हम उसको कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। ओके, अब देखिए बेसिकली चार तरीके होते हैं, कितने तरीके के, चार तरीके होते हैं हमारे कौन सा, स्टोरेज क्लासेस। अब ये कौन कौन से चार तरीके होते हैं, जो हमारे चार तरीके होते हैं ना, इसमें से कौन कौन से तरीके होते हैं एक बार उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑटो, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तीसरा होता है हमारा स्टैटिक और चौथा होता है रजिस्टर। ये चार होते हैं डेटा टाइप, चार होते हैं टाइप हमारे किसके, स्टोरेज क्लासेस के सी प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। ये हम बात करें सिर्फ अभी सी प्रोग्राम की, तो इसमें जो है चार टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। होता है हमारा कौन सा, ऑटो, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर, ये चार टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इनके हम कुछ अलग अलग पॉइंट बात करेंगे चारों के बारे में, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा क्या, स्टोरेज फैक्टर। दूसरा होगा हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या होती है उनकी, तीसरा होगा स्कोप क्या होता है और चौथा होगा इनकी लाइफ क्या होती है। तो हम इन चारों फैक्टर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें ऑटो की, तो इसका जो स्टोरेज होता है ना, ये होता है स्टैटिक एरिया के अंदर में। कहाँ पे, स्टैटिक एरिया के अंदर में स्टोरेज हम इसमें क्या करते हैं, ऑटो को स्टोर करते हैं, ठीक है। गार्बेज की बात करें इसमें इनिशियल वैल्यू की, इसका वैल्यू क्या होता है, गार्बेज होता है, यानी कि कोई से भी रैंडम वैल्यू, मानिए कि आपने लिखा है इंट, यहाँ पे हमने ऑटो लगा दिया, इंट ए आपने छोड़ दिया। जब इसको प्रिंट करेंगे ना ए को, तो हो सकता है कोई बार वैल्यू आपको दे दे 1 2 3 और अगली बार दे दे आपको 1 5 6। तो ये आपको रैंडम वैल्यू दे सकता है। इस वैल्यू को आप फिक्स नहीं कर सकते अगर आपने वैल्यू कुछ उसमें आपने असाइन नहीं किया तो, क्योंकि इसके जो इनिशियल वैल्यू है ना वो गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। इसका जो स्कोप होता है वो होता है विद इन ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, मानिए कि कोई मेथड है या कोई वेरिएबल, मानिए कोई हमने वेरिएबल बनाया है, ये हमने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर में या किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर बनाया है, तो ये जो है होगा ना, ये पर्टिकुलर सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो पाएगा, इससे बाहर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो जैसे ही अपने जैसे अपने ब्लॉक से बाहर निकलेगा ना, जैसे मानिए अपने ब्लॉक से बाहर निकला, उसके साथ ही इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने ब्लॉक से बाहर निकला, उसका काम खत्म, इसके बाद वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
आता है एक्सटर्नल, इसको हम क्या, ये इसका स्टोरेज कहाँ होता है, इसका होता है डेटा सेगमेंट के अंदर में। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0। इसका स्कोप जो होता है ग्लोबल मल्टीपल फाइल, यानी कि हमारा पूरे प्रोग्राम के अंदर में, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में कहीं भी अगर हमने लगा रखा है ना एक्सटर्नल, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास के अंदर में। ठीक है, बहुत ही आसानी से किसी दूसरे क्लास के अंदर में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका जो बात करें लाइफ की, तो इसके होते हैं एंड, टिल एंड ऑफ प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो, जब तक प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तब तक वो जो है अलाइव रहता है हमारा। ठीक है, अगर बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक डेटा कहाँ स्टोर होता है, ये होता है डेटा सेगमेंट में। इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, और ये भी जो है विद इन ब्लॉक होता है एक्सेस। ये भी क्या होता है, विद इन ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक के अंदर में हमने इसको डिस्क्राइब किया, सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर में एक्सेसिबल है ये। ठीक है, अगर बात करें इसकी लाइफ की, तो ये भी जो है टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तब तक ये अलाइव रहेगा। ठीक है, बात करें रजिस्टर की, तो ये कहाँ स्टोर होता है, ये होता है सीपीयू रजिस्टर के अंदर में स्टोर। इसकी इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज, और इसका स्कोप जो है ना विद इन ब्लॉक होता है। जैसे कि हमारा ऑटो होता है, वैसे ही विद इन ब्लॉक ये भी होता है। लेकिन लाइफ जो बात करें ना, तो लाइफ में हमारा ऑटो में क्या था कि जब तक ब्लॉक में है तब तक इसका भी जो लाइफ है वो भी विद इन ब्लॉक है, यानी जब तक ब्लॉक में है अपने तब तक ही इसको एक्सेस कर सकते हैं रजिस्टर को भी। तो ये हो गया हमारा चारों टाइप किसके, स्टोरेज क्लासेस के। हमने इसको अच्छे से समझ लिया, आपको भी इसको अच्छे से समझ लेना है, और इसको पॉइंट वाइज अच्छे से आपको दिखाना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मानिए कि हमें अगर कोई प्रोग्राम करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको 001 करके तो लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ वही समझता है ना, कंप्यूटर हमें क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमें अपने कंप्यूटर को समझ, तो बेसिकली क्या होते हैं ना कि हम जो लिखते हैं कोड वो लिखते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो समझता है कौन सा, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो बेसिकली अब हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो कि हम एक प्रोग्रामर के द्वारा अच्छे से समझा सकता है, जो लिखा जा सकता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होते हैं जो कि मशीन के द्वारा अच्छे से समझा सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसको हम अच्छे से एक एक पॉइंट कर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इट इज अ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्रामर है ना, जो कोडर है, उसके लिए फ्रेंडली लैंग्वेज है कौन सा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इट इज अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी इसको मशीन समझ सकता है, आदमी इसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, सेकंड है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी इफिशियंट, यानी कि जो है ये लेस मेमोरी इफिशियंट होता है, और जबकि हमारा लो लेवल लैंग्वेज है ये क्या होता है, हाई मेमोरी इफिशियंट होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है ये क्या है, इज इट टफ टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना बहुत ही टफ है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इट इज सिंपल टू डीबग, मानिए हमें कोई एरर मिलता है तो उसको हमें डीबग करना है, उसको हमें ढूंढना आसान है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और इट इज कॉम्प्लेक्स टू डीबग इन, इट इज कॉम्प्लेक्स टू डीबग कंपेटेबली, यानी कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है ना, जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर में डीबग करना, उसको अंदर में हमारे एरर्स को फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पांचवा बात करें यहाँ पे तो इट इज सिंपल टू मेंटेन, इसको हम मानिए कि हमने कोई कोड लिखा, हमें 2 लाइन आगे ऐड करना था, उसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो वहां पे जो है इसको मेंटेन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है हाई लेवल के कंपेरिजन में। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये पोर्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि हमने मानिए कि एक कंप्यूटर में लिख लिया, दूसरे कंप्यूटर में उसको नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं ना। तो जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं उसको हम पोर्टेबल होता है वो। ठीक है, हमने अपने कंप्यूटर में लिखा तो अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में उसको चला सकते हैं। लेकिन जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम पोर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, वो नॉन पोर्टेबल होता है, यानी कि जिसमें लिखा है, जिसमें वो बन गया है, बस उसी में वो चलेगा। ठीक है, इट कैन रन एनी प्रोग्राम, इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। लेकिन क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज ये मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि पर्टिकुलर मशीन पे ही चलेगा, ये किसी मशीन पे दूसरे पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इसको चाहिए होता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है उसमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए होता है असेंबली चाहिए होता है, उसको असेंबलर चाहिए होता है उसको
ट्रांसलेशन के लिए। अब ये क्या होती है ना, इसको समझेंगे बस थोड़ी देर में समझेंगे इसको, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये असेंबलर क्या होता है, इसको समझेंगे आगे हम, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पे, इट इज वाइडली यूज इन प्रोग्रामिंग, यानी इसको बहुत ज्यादा यूज किया था प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड नाउ डेज इन प्रोग्रामिंग, यानी इसको जो है इसको आज के टाइम पे कॉमनली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी हमने समझ लिया। अब हमारा अगला आता है, मैंने आपको बोला था ना कि क्या होती है, ये हमारा कंपाइलर क्या होता है, एक्चुएटर, ये हमारा इंटरप्रेटर क्या होते हैं, उसको समझेंगे। तो बेसिकली हमारे सिस्टम में ना एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जो हमारे भाषा को, हमारे लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। अभी बेसिकली ट्रांसलेटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो द यूजर इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन इंग्लिश, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमेशा इंग्लिश में होता है, विच इज कॉल्ड सोर्स कोड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, यानी हमारा कंप्यूटर जो है इसको सोर्स कोड को नहीं समझ सकता है। एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड इन बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज में समझता है या फिर उसको मशीन लैंग्वेज में समझता है, उसके अलावा उसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, ठीक है। टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइनरी कोड वी यूज अ इंटरफेस सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर्स, यानी कि हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में, यानी बाइट मशीन कोड या बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटर बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। टाइप कौन कौन सा होता है इसके, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है कौन सा, असेंबलर। ये 3 होते हैं हमारे टाइप किसके, ट्रांसलेटर के, ठीक है। जो हमारा हाई लेवल में यूज होता है वो कहता ये होता है दोनों, और लो लेवल में जो यूज होता है कौन सा, असेंबलर। मैंने आपको डिफरेंस भी दिखाया था हाई लेवल लो लेवल का, उसमें हमने ये चीज लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है बेसिकली, अभी हम बात करते हैं ना कंपाइलर की, असेंबलर की, इंटरप्रेटर की, ये क्या होती है कंपाइलर। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है वो है कि द लैंग्वेज प्रोसेस दैट रीड्स द कंप्लीट सोर्स कोड written in high level language as a whole in one go and translate into the equivalent program in the machine language is called compiler। देखिए बेसिकली कंपाइलर क्या होती है ना, जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है उसको क्या करता है कंपाइलर कि एक ही बार में जो भी हमने कोड लिखा सबको एक ही बार में वो अंडरस्टैंड करता है पहले तो, ठीक है। एक ही बार में वो सबको समझता है, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो वो क्या करता है एक ही बार में उसको ट्रांसलेट करता है हमारे किस में, हमारे मशीन कोड में, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये जो है यूज होता है किसमें, हमारा सी में, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में। ये 3 लैंग्वेज ऐसे हैं जहां पे हम यूज करते हैं कंपाइलर का, ये एग्जांपल है, ठीक है। मैंने आपको इसमें एक चीज बताया कि ये क्या करता है ना, एक ही बार में सारे कोड को अंडरस्टैंड करके उसको ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट लिख रखा है, इन अ कंपाइलर द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड टू द ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली, इट इज फ्री ऑफ एरर्स, यानी एक बार अगर कंपाइल हो गया ना उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। द कंपाइलर स्पेसिफाई द एरर इन द एंड ऑफ कंपाइलेशन which number of with the number of with the line number when there is no error the source code is when there is no source code, यानी कि देखिए होता क्या है बेसिकली कि जब भी हमारा इसमें कोई भी एरर नहीं होता ना, चाहे कोई भी अगर एरर होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो हमें लाइन नंबर के साथ हमें दिखाता है एरर कि मानिए 5 नंबर लाइन पे आपको एरर है, 6 नंबर लाइन पे आपको एरर है, तो वो आपको एक ही बार में सारे दिखाता है कि आपके इस लाइन पे दिक्कत है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो क्या करता है, वो सक्सेसफुल इसको ट्रांसलेट करता है हमारे मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मानिए ये हमारा सोर्स कोड है, बीच में हमारा कंपाइलर आया, उसने क्या किया, सब कुछ चेक किया, अगर सब कुछ सही रहा तो उसने क्या किया, सब कुछ अगर सही रहा तो उसने क्या किया, मशीन कोड में यानी उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मानिए उसको हमने 3-4 गलती कर रखी है अपने सोर्स कोड में, तो क्या करेगा, एक ही बार में सबको रीड कर लेगा और उसको हमारे बता देगा हमें कि आपके लाइन नंबर 5 में दिक्कत है, आपकी लाइन नंबर 10 में दिक्कत है, 15 लाइन में दिक्कत है, ऐसे हमें वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, हमें वार्निंग दे देगा वो, ठीक है। और वो सोर्स कोड उसका जो है ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करेगा।
लेकिन बात करें अगर इंटरप्रेटर की, अब इंटरप्रेटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा हुआ है हमने फर्स्ट पॉइंट, द ट्रांसलेशन ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट of the source program into machine code is done by the language processor and execute immediately before moving to the next line is called interpreter। यानी कि ये क्या करता है बेसिकली कि एक एक लाइन करके आपको बताता है। मानिए कि आपने एक ही फाइल के अंदर में आपने 4 गलती कर रखी है, तो ये आपको ये नहीं बताया कि आपने 4 जगह गलती कर रखी है। ये क्या बोलेगा, बोलेगा कि पहले लाइन पे दिक्कत है, उसके बाद जब आप उसको ठीक कर देंगे उसके बाद फिर आपको अगला चेक करेगा। ये जब तक आपका ऊपर का लाइन सही नहीं होगा ये नीचे का लाइन चेक ही नहीं करेगा। समझ गया ना। तो ऐसा ही होता है इसमें इंटरप्रेटर में कि वो आपको एक ही बार में सारे मिस्टेक को एक ही बार में फाइंड आउट करता है। जो भी आपके मिस्टेक हैं वो सब कुछ एक ही बार में आपको अंडरस्टैंड करके बताता है कंपाइलर। लेकिन बात करें इंटरप्रेटर की, वो क्या करती है, आपको पहले बताएगा 1 नंबर लाइन पे क्या कोई दिक्कत है या नहीं, वो लाइन बाय लाइन आपको बताएगा। मानिए आपको लाइन नंबर 5 में कोई दिक्कत है, लाइन नंबर 10 में दिक्कत है, वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको बताएगा लाइन नंबर 5 में दिक्कत है, आपको 10 वाला नहीं बताएगा। वो जब तक आप 5 नंबर लाइन का ठीक नहीं करो तब तक आपको 10 नंबर लाइन का एरर नहीं बताएगा। मानिए तो आपने 5 सही कर लिया, उसके बाद बताया कि आपके 10 नंबर में दिक्कत है, लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा था, वो एक ही बार में सब कुछ बता रहा था आपको यहाँ यहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। ठीक है, इसका बेसिकली आप डायग्राम बना सकते हैं। ये जो है हमारा सोर्स कोड है, ये बीच में इंटरप्रेटर है हमारा, इसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया कोड को और कन्वर्ट करने की कोशिश की। कोई भी दिक्कत है उसने तुरंत वहीं से बैक कर दिया, फिर एक एक लाइन मतलब करके समझता है। और बात करते हैं असेंबलर की। अभी असेंबलर क्या होता है बेसिकली, असेंबलर बेसिकली ये होता है कि हमने बताया ना लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, तो द असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन बाय असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। यानी कि जो भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता कोड उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है हमें असेंबलर। ठीक है, द सोर्स प्रोग्राम इज एन इनपुट ऑफ द असेंबलर दैट कंटेन्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो असेंबलर है ना बस ये असेंबली लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इसके लिए इनपुट होता है। द आउटपुट जनरेटेड बाय असेंबली लैंग्वेज इज द ऑब्जेक्ट कोड और द मशीन कोड इंस्ट्रक्टेड बाय द कंप्यूटर। यानी जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड में, वही वो जनरेट करता है उसको मशीन कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंबलर। इसका भी आप इसको मानिए आपसे इसका क्वेश्चन आपसे आ गया तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि हमारा सोर्स कोड है, बीच में हमारा असेंबलर है, इसने क्या किया कि इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं जब से क्वेश्चन पूछा जाए तो। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि क्या होते हैं लिंकर और लोडर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा कि लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट्स जनरेटेड बाय द कंपाइलर एंड कंबाइन इनटू द सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या करता है ना कि एक या एक से ज्यादा, लिंकर क्या करता है, एक या एक से ज्यादा कंपाइल्ड कोड, जो भी हमारे कंपाइलर ने कंपाइल करके कोड बनाया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड क्रिएट हुआ है, उसको एक साथ मर्ज करके उसको इसने क्या करता है सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम बोलते हैं लिंकर। बेसिकली लिंकर क्या होते हैं कि एक या एक से ज्यादा कंपाइल्ड कोड को एक साथ वो कन्वर्ट करके उसको बनाता है सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, उसको हम बोलते हैं लिंकर। ये लोडर क्या होता है बेसिकली, तो लोडर इज द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल। जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना उसको क्या करता है वो, उसको क्या होता है ये कि उसको लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली कि जो भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको लोड करता है ये। ठीक है, किसमें लोड करता है ये, मेमोरी में। ठीक है, और उसको प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए प्रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं लोडर। यानी कि जो लिंकर होता है वो लिंक करता है मल्टीपल हमारे फाइल्स को और उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। और जो लोडर होता है वो क्या करता है कि उसको लोड करता है ये। ठीक है, लोड करता है किसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, जो भी हमारे पास फाइल क्रिएट कर दी है लिंकर ने उसको ये लोड करता है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा अगला पॉइंट,
इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या, बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए एक एल्गोरिदम चाहिए होता है। मतलब कि हम किसी काम को किस तरीके से करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, बात करें एल्गोरिदम की, उसका डेफिनेशन जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो द वर्ड एल्गोरिदम मीन्स अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल और इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द कैलकुलेशन और अनदर प्रोग्राम सॉल्विंग ऑपरेशन। यानी कि हमने एक कोई तरीका बना दिया, उस तरीका को हम दूसरे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, दूसरे किसी कैलकुलेशन को करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, इसका सेकंड अगर डेफिनेशन तो ये है कि द सूडो द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप दैट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स रिकर्सिव ऑपरेशन। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं ना टास्क, कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें रिकर्सिव ऑपरेशन चाहिए होता है। मतलब कि मल्टीपल टाइम जो है एक ही ऑपरेशन चलता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव ऑपरेशन। और उसी ऑपरेशन को करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया था, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, जब इसका ये देखें ना, जब इसका डायग्राम देखें ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि देखिए हमारे पास एक इनपुट है, एक हमारे पास आउटपुट ये होगा। मानिए कि हमने अगर बोला आपको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक मेथड, आपने क्या किया, फंक्शन बनाया। ठीक है, उस फंक्शन में आप क्या करेंगे कि कुछ सेट ऑफ रूल लिख देंगे आपने। ठीक है, आपने क्या किया, कुछ सेट ऑफ रूल लिख दिया, और उस रूल को आप क्या करेंगे ना, हर बार मानिए जब भी आपको 2 नंबर ऐड करना होगा, आप सीधा उस मेथड को कॉल करेंगे, उसमें आप ऐड कर देंगे। आपने अंदर में क्या लिखा होगा, आपने 2 नंबर लिया होगा, दोनों को आपने ऐड कर दिया होगा, आपने रिटर्न कर दिया होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ही मानिए कोई भी ऐसा टास्क है जिसमें आप एक ही काम को मल्टीपल टाइम आपको करने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली एल्गोरिदम बनाते हैं कि आप इस तरीके से चलोगे तो आप उसको आपको करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एल्गोरिदम की। ठीक है, एल्गोरिदम में क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। यानी कुछ समय के बाद ये जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिट लूप में चला जाए, आपका प्रोग्राम कभी एंड ही नहीं हो। इसलिए द फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि द इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। यानी कुछ समय के बाद जाके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट यानी कि क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। इसको कम से कम एक आउटपुट जो है वो देना होगा। हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कम से कम वो एक आउटपुट जनरेट करे ना। बिना मतलब के हम आउटपुट क्यों कुछ कोड क्यों लिखेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो तीसरा है वो है कि इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट। यानी कि हो सकता है कि उसको कोई भी इनपुट नहीं चाहिए हो, या फिर कुछ इनपुट भी चाहिए हो, दोनों चीज हो सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी डिटर्मिनेटिक, दैट मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट केस। ठीक है, मानिए कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं हो कि हम एक बार 2+2 दे तो 4 दे, अगले बार 2+2 तो वो 6 दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम सेम इनपुट है तो उसको सेम ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो यही होती है डिटर्मिनेटिक। यानी कि इसका मतलब हुआ यही कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका करेक्ट आउटपुट हमें हर बार दे। ठीक है, पांचवा इसका है कि एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफिशिएंट, दैट इज एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप हमने ऐसा लिख दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। तो हमें जो भी स्टेप इसमें लिखना होगा उसका कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए। ठीक है, उसको ये होती है हमारी 5 प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम की। ठीक है, इसी के बेस पर हम अपनी एल्गोरिथम लिखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें एल्गोरिथम का, मानिए हमने बोला कि ऐड 2 नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, हमने बोला कि 2 यूजर से इनपुट लो और उसको ऐड करो। तो इसका 5 स्टेप में हमने इसको किया। कैसे? हमने बोला सबसे पहले स्टार्ट होगा ये। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, मानिए num1 और num2 हमने डिक्लेयर किया, और एक वेरिएबल बनाया हमने सम नाम से। ठीक है, जिसमें हम डेटा को सम करेंगे। ठीक है, रीड वैल्यू num1 एंड num2, दोनों वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एड नंबर num1 एंड num2 एंड असाइन द रिजल्ट टू दिस सम। यानी दोनों नंबर को सम करेंगे और उसको क्या, दोनों नंबर को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसको सम में असाइन कर देंगे। हमने क्या किया, 2 नंबर को ऐड किया और उसको क्या हमने असाइन कर दिया सम के अंदर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा कि डिस्प्ले द सम। पांचवा स्टेप क्या होगा हमारा, डिस्प्ले द सम। जो भी हमने सम किया उसको डिस्प्ले करेंगे। और छठा क्या होगा, उसको स्टॉप करना। जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसको स्टॉप कर देंगे ना, चलते थोड़ी रहेगा वो। तो ये हो गया हमारा स्टेप।
अब आते हैं फ्लो चार्ट क्या होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लो चार्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने एल्गोरिदम होता है ना, वैसे ही एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। हमने क्या किया, एल्गोरिदम में पॉइंट वाइज लिखा था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे। लेकिन फ्लो चार्ट क्या होता है ना, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक बनाते हैं डिजाइन, डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को देख के कोई भी समझ सकता है कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, प्रोग्रामर्स ऑफन यूज द प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी प्रोग्रामर क्या करते हैं, एक प्रोग्राम प्लानिंग टूल यूज करते हैं। किसके लिए, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। किसके लिए, इसके लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं। अलग अलग सिंबल्स होते हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे हम आगे। ठीक है, हर एक सिंबल का अपना मीनिंग होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग द फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। यानी जब हम किसी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। ठीक है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। देखिए, ये होती है हमारा फ्लो चार्ट का बेसिकली अलग अलग जो हमारे पास डायग्राम होता है ना, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। वो क्या, जब हमें बनाना होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, एक ऐसा बनाते हैं जहां पे हम बोलते हैं स्टार्ट हो जाए यहां से। ठीक है, उसको बनाते हैं एक रेक्टेंगल जो कि थोड़ा सा टिल्ट होता है। स्टार्ट होती है कहां से, जो हम एक सर्कुलर टाइप बनाते हैं वहां से। उसके बाद इस टिल्ट से हम क्या होती है कि हम इसको देते हैं कंडीशंस, सॉरी इसमें हम देते हैं अपना स्टेटमेंट कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मानिए हमें कोई कंडीशन देना, हम उसको देते हैं एक स्क्वायर जो कि टिल्ट हो 45 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं, इसमें हम देते हैं जो भी कंडीशन देना हो तो। ठीक है, और फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, मानिए हमने आपसे बोला कि हमें दो नंबर को ऐसे चेक करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, या फिर हमने बोला कि एक नंबर लीजिए, उसे चेक कीजिए कि ये चेक कीजिए 32 से कम है ज्यादा है। तो क्या करें, हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिख दिया अपना स्टेटमेंट, जो भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना था वो सब हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने लगाया कंडीशन कि अगर हमारा जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो लेस देन 32 है तो वो क्या करेगा, इधर जाएगा यस के साइड में, नहीं तो जाएगा नो साइड में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होती है ये कंडीशन जो हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं उनको। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यस में अगर जाएगा तो कुछ अलग कोड एग्जीक्यूट करेगा, नो में जाने कुछ अलग कोड एग्जीक्यूट करेगा, और फाइनली जाके हमारा कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऐसे जो हमारा फ्लो चार्ट चलता है। ठीक है, मानिए कि हमने यहाँ पे बोला कि दो नंबर चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है। हमने क्या किया, स्टार्ट किया, दो नंबर लिया हमने, एक बार क्या किया, नंबर 1 इनपुट लिया, नंबर 2 इनपुट लिया, फिर दोनों को कंपेयर किया हमने कि नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो ट्रू हो गया हमारा, तो नंबर 1 प्रिंट करेगा हमें। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि वो नंबर 2 बड़ा है हमारा, तो नंबर 2 डिस्प्ले करेगा, और जस्ट लास्ट में जाके यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ही करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। ऐसे हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। अब देखिए बेसिकली अब एडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत क्या है इसका इतना इंपॉर्टेंट कि हमें फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला अगर पॉइंट देखें यहाँ पे, तो फ्लो चार्ट आर बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग द लॉजिकल इन द सिस्टम ऑफ द सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम के लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए ना एक बढ़िया तरीका है ये कम्युनिकेशन का। ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि राइट अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स और टू कंपेयर टू नंबर्स, विच नंबर इज ग्रेटर देन अनदर वन। ऐसा कई बार आपसे बोलता है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट। तो आपने से पता ना, पिछला फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा था, वैसे आपको क्रिएट कर देना है वहाँ पे। तो एक बेटर वे होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जो हम लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिजाइन। मानिए हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ना, उस टाइम पे एक गाइड की तरह काम करता है। अगर हमने फ्लो चार्ट बना रखा है तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारे लिए क्या होता है, वो एक गाइड की तरह काम करता है। ठीक है, फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, वो डिबगिंग में भी हेल्प करता है हमें। कैसे, हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है वो हमें फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन बी इजिली एनालाइज्ड। यानी कि फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है,
इट प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन, इससे हम डॉक्यूमेंटेशन बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट सर्व्स एज गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में तो अच्छा कहलाता है वो, ठीक है। इजी टू ट्रेस एरर इन द सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर को ट्रेस करना आसान हो जाता है हमारे लिए, समझना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है, रीयूज इसको कर सकते हैं हम फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। इसके साथ ही ये करेक्ट लॉजिक लिखने में भी हमारा हेल्प करता है। तो ये एडवांटेज हो किसके, फ्लो चार्ट के। और जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही कुछ अगर एडवांटेज तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम है ना, उसके लिए फ्लो चार्ट डिस्प्ले करना, उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल्स, इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि हम इसमें कैसे कैसे डिटेल को ऐड करेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट, यानी कि इसको रिप्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट, हमने एक बार फ्लो चार्ट बना लिया, उसको मॉडिफाई करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। मेकिंग फ्लो चार्ट इज कॉस्टली, एक फ्लो चार्ट को क्रिएट करना भी कॉस्टली है, ठीक है। सम डेवलपर थिंक दैट इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम, कई डेवलपर ये भी सोचते हैं कि ये जो है टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। इट मेक सॉफ्टवेयर प्रोसीजर लो, हम मानिए कि हमें कोई कोड लिखना है, हम क्या करें, सबसे पहले उसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे क्या, उसके लिए पहले एल्गोरिथम लिखेंगे क्या, ऐसे क्या होगा, टाइम का वेस्टेज होगा हमारे लिए, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रोसीजर को हमारा स्लो करता है ना, हम किसी काम को अगर 5 मिनट कर सकते हैं तो इसके लिए 10 मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट में फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा ना। तो ये क्या होता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये क्या करता है, प्रोसीजर को हमारा स्लो कर देता है। इफ चेंजेस आर ड्रॉन इन द सिस्टम द फ्लो चार्ट मस्ट बी रीड्रॉन, यानी कि अगर हमने एक भी चेंजेस किया ना, हमने एक लाइन वेस्ट अलग से ऐड कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है फ्लो चार्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम से पहले। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल, प्रोसीजर एंड मेमोरी, ठीक है। ये हर एक बेसिक टास्क को परफॉर्म कर देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमारा किसी फाइल को मैनेज करना हो गया, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना हुआ, मेमोरी को स्टोर करना, किसी डेटा को स्टोर करना हुआ मेमोरी को, ये सब चीजों को प्रोसेस करने में आसानी होती है किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अच्छे से कर देता है, ठीक है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर, ये हमारे एक मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है, फॉर ऑल द रिसोर्सेज, दैट इज रिसोर्स मैनेजर। ये बेसिकली हमारे लिए एक मैनेजर का काम करता है, डेटा को, हमारे रिसोर्स को स्टोर करने के लिए, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। दस द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये यूजर के और मशीन के बीच का एक इंटरफेस बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम जो चीज हम चाहते हैं करना, वो हमारा मशीन कर देता है, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज प्रेजेंट इन द डिवाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डिवाइस में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको भी आपको पढ़ना कंपलसरी है। इसको भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा था 7 नंबर में, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब ऑल इट्स टाइप। तो वहां पे क्या करना होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके बाद उसके हर एक टाइप को अच्छे से आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन के डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगला फर्स्ट हमारा जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, ठीक है। ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। पहला इसका, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरफेक्ट दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर इज वन ऑपरेशन विच टेक्स सिमिलर जॉब हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप
देम इनटू बैच, यानी वो क्या करता है कि हमारे काम को बैच में कन्वर्ट करके उसके बाद क्या करते हैं, उस बैच को हमारे सीपीयू के पास पहुंचाता है और इससे टास्क को परफॉर्म कराता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेट अ शॉर्ट जॉब विद सिमिलर नीड्स। कुछ ऐसे टास्क जो कि सिमिलर हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो अलग अलग बैच क्रिएट करता है। वो बैच जाते हैं हमारे किसके पास, सीपीयू के पास। वो डायरेक्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, माने हम 3 काम करवा रहे हैं यहाँ पे, हमने जो जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब n है। ये क्या करेगा, जाएगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ये क्या करेगा कि अलग अलग बैच क्रिएट करेगा सबके लिए, और ये बैच से क्या किससे करेंगे कंडक्ट, हमारे सीपीयू से। तो इसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये बैच बना करके और उससे इंटरेक्ट करता है हमारे सीपीयू से, हमारे कंप्यूटर से। और हम बात करें अगला अगला है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिंपली illustrated as more than one program is represented in the main memory is present in the main memory, and any one of them can kept the execution। मानिए हमारे पास कुछ टास्क हैं, सिमिलर टास्क है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली कि हमारे सभी टास्क को जो है ना एक मेमोरी के अंदर में स्टोर करता है और उसको जाकर के हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम को ये ऑपरेट करता है एक साथ। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, हमारे रिसोर्स को अलग अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम का। अगला था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बताया था आपको एक ही, अभी हम क्या बताया था आपको कि मल्टी प्रोग्रामिंग, अब ये है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम is the type of operating system in which more than one CPU is used for the execution of resource। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर में एक से ज्यादा सीपीयू हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को, अपने सिस्टम को, अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पे कि हमारे पास क्या है, 3 सीपीयू यहाँ पे ऐड हुए हैं। ऐसे आप मल्टीपल सीपीयू जब हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला है हमारे पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल टास्क कर सके एक साथ। ठीक है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंपली अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी जो समझ था ना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी की तरह काम करता है ये, विद हैविंग फैसिलिटी टू राउंड रिबन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एक राउंड रिबिन ये होता है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग सिस्टम होता है हमारा, एल्गोरिदम होता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे एल्गोरिदम में, ठीक है, क्या होती है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, उसी तरह काम करता है जिसमें हम एक साथ जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ जो है मल्टीपल टास्क को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ब्राउजर ओपन कर लिया, हमने एक्सेल ओपन कर लिया, हमने वीएलसी ओपन कर लिया। ठीक है, एक साथ हम मल्टीपल टास्क जब ऑपरेशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है कि द सिस्टम रन ऑन द सर्वर दैट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर, ग्रुप, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। होता क्या है ना, कुछ कंपनीज में एक नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क को जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइंट को। ठीक है, अलग अलग क्लाइंट को एक ही नेटवर्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर, हमने क्या किया, एक सर्वर बनाया, इसी सर्वर को हमने क्या किया, अलग अलग क्लाइंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अलग अलग क्लाइंट को क्या किया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, एंड द अदर नेटवर्किंग फंक्शन, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम allows to access the file, printers, security, application and another networking functions over a small private network। होता क्या है कि बेसिकली एक छोटे सा प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में ना एक ही हमारे पास मानिए कि किसी के पास किसी ने कुछ नया काम किया,
वो चाहता है कि जो भी मैं नया काम करूँ सबके पास वो चीज पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें क्या करते हैं, जो भी हम नया चीज बनाएंगे ना, वो सबको इसको एक्सेस कर पाएगा अपने सिस्टम में डायरेक्टली। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क के थ्रू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा, चाहे हमारा कोई फाइल हो, कोई हमारा प्रिंटर हो, कोई सिक्योरिटी हो, कोई एप्लीकेशन हो, हर चीज को वो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकता है। होता क्या है ना कि बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लोगों को, ठीक है। उसी नेटवर्क को जो है अलग अलग लोग एक्सेस कर पाते हैं। किसी ने कोई चेंजेस किया तो सबको दिखेगा, किसी ने कोई डिलीट किया तो सबके पास डिलीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे जाकर के हमारा फर्स्ट यूनिट जो है पीपीएस का एंड होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो था हमारा फर्स्ट यूनिट पीपीएस का, वो एंड होता है। और आई होप कि आप लोग का जो भी डाउट होगा ना वो इसमें क्लियर हो गया होगा। आप लोग का जो भी रिवीजन करने का होगा आप लोग उससे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसको आप लोग एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप लोग देखिए, ताकि जो भी आप लोग को दिक्कत आ रही है, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हम अगले पॉइंट को भी लाएंगे, अगला जो चैप्टर होगा उसको भी हम वन शॉट में लाएंगे, कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। तो ऐसे ही हम वन शॉट करके हर एक टॉपिक को समझेंगे और आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने आपको बताया था ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज हमें आपको यहाँ बता रही है। और आपको कोई डाउट आ रहा है हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप हमारा ये वीडियो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमारे लेट्स चैट पे जाकर के आप इस पर्टिकुलर जो ग्रुप बना रखा है हमने, उस ग्रुप में जाकर आप हमें पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। वहाँ पे हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।